अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मुल्क में अगर एक जानिब इलेक्शन की तैयारियां उरूज पर है और इब्हाम में काफ़ी हद तक कमी वाक़या हो गई है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे या नहीं, तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत अजीब किस्म का तमाशा शुरू हो गया है। लग रहा है कि इमरान खान साहब को पता चल गया है कि उनकी रिहाई या उनकी छूटने का इम्कान वो नामुमकिन है, और शायद उसी का नतीजा है कि तहरीक इंसाफ की टॉप क़यादत में बहुत ज़्यादा बौखलाहट भी है, खौफ भी है, और तंजीमी इख्तिलाफात भी उसके नतीजे में सामने आ गए हैं। दो अहम वकील ख़ुद को चेयरमैन समझ रहे हैं, दावे कर रहे हैं, और उसी के नतीजे में तहरीक इंसाफ के कारकुन सिर्फ ये कि बहुत ज़्यादा मायूसी का शिकार हो गए हैं, बल्कि एक दूसरे को बदजुबानी से या बदकलमात से भी नवाज रहे हैं। इस किस्म की सूरत हाल को तहरीक इंसाफ के मुस्तक़बिल के हवाले से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, मगर बहुत सी चीज़ें बाखबर लोगों को मालूम भी है कि शायद के मामलात तहरीक इंसाफ के हक़ में बिल्कुल नहीं रहे हैं, और जो साबिक़ वज़ीर आज़म है इमरान खान साहब, उनका सियासी कैरियर वाक़अतन ख़तरे में है या ख़त्म होने को है। इस वाले सेशन में एक और इशू पर भी बात करनी है, और वो ये है कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को 4 संभालते हुए 1 साल का अरसा गुजर चुका है। पाकिस्तानी मीडिया में, सोशल मीडिया पर या सोशल मीडिया की जो ज़िम्मेदार हल्के है, मुतबर सहाफ़ी है, उनके अलावा इंटरनेशनल मीडिया में भी उनके 1 साल दौरे मुलाजमत पर या आर्मी चीफ का जो ओहदा था उस पर गुफ्तगू जारी है। बहुत कठिन हालात में उन्होंने 4 संभाला था। बहुत अजियतनाक सूरत हाल बनी हुई थी उस वक्त पाकिस्तान के अंदर। उसी पार्टी की जानिब से या उसके हामियों की जानिब से या कीबोर्ड वॉरियर्स की जानिब से, जिनका मैंने कुछ देर पहले ज़िक्र भी किया, और बहुत एक मुनज़्ज़म तरीके से आसिम मुनीर साहब की मेरठ पर होने वाली तैनाती को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। उस बहस में जाने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 चैलेंजेस उनको दरपेश थे। एक, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी सूरत हाल थी, इसलिए कि अगस्त 2021 के दौरान जो अफ़गानिस्तान के अंदर तब्दीली आ गई थी, उसके बाद जो TTP के हमलों की शिद्दत थी, उससे निमटना और उसके लिए हिकमत अमली एक ऐसे वक्त में वज़ा करना कि साबिक़ इस्टेब्लिशमेंट ने और इमरान खान साहब ने TTP को रियायतें दे रखी थी, और रिपोर्ट्स के मुताबिक या इल्ज़ामात के मुताबिक, एहतियात के मुताबिक उनके साथ मुज़ाकरात भी किए थे। दूसरा बड़ा चैलेंज उनके लिए इमरान खान साहब और उन्हीं की पार्टी का एक वो प्रोपेगेंडा मुहिम था, जिसके नतीजे में न सिर्फ ये कि डेली बेसिस पर ये इत्तलात चंद साबिक़ फ़ौजियों की जानिब से मौसूल होती रही, अफवाहें फैलाई जाती रही कि पाकिस्तान की आर्मी के अंदर बगावत हो रही है, जो कि मुमकिन भी नहीं थी और जिसका बरसर ज़मीन कोई इम्कान भी नहीं था। ये दूसरा चैलेंज था कि किस तरीके से इन प्रोपेगेंडों से निपटा जाए, उनकी प्रोपेगेंडे का तोड़ किया जाए। तीसरा जो उनको इशू दरपेश था, पाकिस्तान के जो मुआशी और समाजी मसाइल थे, ख़ास कर जो पाकिस्तान डिपार्ट के करीब पहुँच गया, तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के आर्मी चीफ का एक अहम और कलीदी किरदार होता है, और फिर एक नए निज़ाम या इंतखाबी मुजव्वज़ा इंतखाबी अमल के लिए पॉलिटिकल पार्टियों को एतमाद में रहना, और फिर नवाज शरीफ साहब जैसे लीडरों को स्पेस देना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। शिद्दत पसंदी के ख़िलाफ़ या दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ उनका स्टांस बहुत वाज़ेह रहा है, और उसी तरीके से उन्होंने निमटने की कोशिश की तहरीक इंसाफ के 9 मई के वाक़यात के बाद जो सूरत हाल बनी थी, उससे निकलने के लिए। दोनों में वो काफ़ी हद तक कामयाब रहे। पाकिस्तान के अंदर TTP या इस किस्म की तंजीमों के साथ रियायत की गुंजाइश ख़त्म कर दी गई, और लातदाद टारगेटेड बेस्ड ऑपरेशन वो लॉन्च की, जिसका सिलसिला अब भी जारी है। मुख्तलिफ पार्टियाँ वो जो कि नाराज़ हो गई थी पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से, इमरान खान साहब को सपोर्ट करने, इमरान खान प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने की वजह से, वो तमाम पार्टियाँ
کھڑی ہو گئی تمام تر تحفظات کے باوجود، بعض شکایات کے باوجود، جنرل عاصم منیر اور ان کی ٹیم کے ساتھ. اور ایک طرف اگر عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی پروپیگنڈا کر رہی تھی اور مہم چلا رہی تھی اور ان کی فنڈنگ ہو رہی تھی، دوسری جانب جو سنجیدہ پارٹیاں تھیں وہ چند بنیادی شرائط پر عاصم منیر صاحب اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہو گئی. اس کے علاوہ جو معاشی صورتحال تھی اس سے نمٹنے کے لیے بھی شہباز شریف صاحب کی حکومت، جو کہ پی ڈی ایم کی اور ان کی اتحادیوں کی حکومت تھی، ان کو بھی اعتماد میں لیا، ان کو بھی ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی. چند پروجیکٹس شروع کیے گئے، اور اب جب کہ ملک میں نگران حکومت قائم ہے تو اسی جذبے یا اسی پالیسی کے تحت اسی حکومت کی معاونت کی جا رہی ہے. اگر یہ کہا جائے کہ جو چیلنجز تھے اور اس کی جو نوعیت تھی اور یا اس کی مختلف جو شاخیں تھی، اسے نمٹنے میں عاصم منیر صاحب اور ان کی ٹیم کامیاب رہی ہے تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ بیک وقت پہلی بار اس طرح ہوا تھا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو گئی تھی. بہت شکریہ.